हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडी सुपरवाइजर का जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसे कवर कर रहे हैं यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज। एक और बात मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स जिनका भी सीटेट का पेपर 2 क्लियर है सोशल साइंस से, वो ज़रूर बिहार का जो टीचर का वैकेंसी आया है 2.0 का उसे ज़रूर फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि उसमें भी आपको सोशोलॉजी जिनका ऑनर्स है उनको फॉर्म फिलअप करने को दिया गया है। और उसमें तो स्पेसिफिक कोई सिलेबस नहीं बताया गया है, लेकिन जो आपका झारखंड लेडी सुपरवाइज़र का सिलेबस है वही सिलेबस ही रहेगा। तो इसलिए आपको एक ही क्लास में वो दोनों एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोनों एग्ज़ाम के लिए ये आपको हेल्पफुल रहेगा। और मैं तो आप लोगों के साथ हूँ ही, आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट सोशियोलॉजी के मटेरियल्स प्रोवाइड करने के लिए। और एक और बात, मैं आप लोगों के लिए एक सुनहरा ऑफ़र लेकर आई हूँ कि आज 9 नवंबर और कल 10 नवंबर यानी धनतेरस के शुभ अवसर पर जो भी स्टूडेंट्स जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करने में असमर्थ हैं, क्योंकि मैंने पेड ग्रुप आप लोगों के कहने पर ही बनाया है, जिसमें मैं अपने खुद के नोट्स और सोशोलॉजी के बेस्ट से बेस्ट मटेरियल्स जो भी मेरे पास है उसे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अगर आप उस पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आज 9 नवंबर सुबह 9 बजे से कल 10 नवंबर रात के 12 बजे तक जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं उनके लिए ऑफ़र है कि वे सिर्फ 1999 रुपीज़ पेड करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये ऑफ़र आपके 2 दिन के लिए ही रहेगा, तो ज़रूर इस मौके का आप लोग फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप अपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका फ्यूचर में आपको ज़रूर काम आएगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि भूमिका संघर्ष के संदर्भ में तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने वीडियो में ही आप लोगों को बता दिया है। उसके लिए आपको कोई अलग से एमसीक्यू और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग वीडियो को देखे होंगे तो ज़रूर उसे अपना नोट्स बना लिए होंगे। और जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन्हें मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है शोध प्रवृत्ति यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी। और ये जो टॉपिक है ये आपका सोशियोलॉजी के हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से जो एमसीक्यू है वो नहीं वो पा रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी शोध प्रवृत्ति, ये आपका पीजीटी के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, झारखंड लेडी सुपरवाइजर के एग्जाम में और बीपीएससी के टीचर के वैकेंसी में भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि सामाजिक शोध का प्रथम चरण क्या है। यानी जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो रिसर्च का फर्स्ट चरण के बारे में पूछा जा रहा है। समस्या का प्रतिपादन, आंकड़ों का विश्लेषण, विधि का प्रयोग या तथ्य संकलन। मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो क्लास ली थी उसमें आप लोग को बताया था। हम लोग एमसीक्यू देखते हैं कि सामाजिक शोध में समस्या का चयन और उसका प्रतिपादन अथवा सामाजिक अनुसंधान के सफल संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। आइंस्टीन तथा एन इनफील्ड ने कहा है कि समस्या का प्रतिपादन प्राय इसके समाधान से अधिक आवश्यक है। अतः सामाजिक शोध की प्रक्रिया का प्रथम चरण शोध समस्या के चयन अथवा निर्माण या निर्धारण तथा उसके प्रतिपादन को माना जाता है। यानी हमें जो भी समस्या दी जाती है रिसर्च करने के लिए उसके प्रति जो चयन होता है वो हमें उसका टॉपिक को चयन करना पड़ता है कि कौन सी समस्या का चयन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण क्या है। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सबसे पहला जो हमारा वो चरण होगा वो क्या होगा कि हम जो टॉपिक को ले रहे हैं कि किस टॉपिक से हमको अपना रिसर्च करना है। मान लीजिए आपको एक टॉपिक दिया गया कि महात्मा गांधी की जीवनी को सर्च कीजिए, तो आपको जब तक आपको पता नहीं होगा किसका सर्च करना है आप कैसे उस जगह पे पहुंचेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या का निर्धारण या समस्या का निर्माण। ठीक है, तो समस्या का हम लोग क्या करेंगे, पहले एक टॉपिक लेंगे कि हाँ इसके ऊपर हम लोग को सर्च करना है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि सामाजिक अनुसंधान के चरणों को निम्नलिखित में से व्यवस्थित कीजिए। आपको सजाने के लिए बोला जा रहा है कि एक पर एक से ऐसे क्या होगा। तो उपकल्पना का निर्माण, शोध समस्या का चयन और परिभाषा, अवधारणा एवं सिद्धांत का पूर्णावलोकन, निष्कर्ष और सामान्यीकरण।
तो सबसे पहला क्या हो जाना चाहिए कि हमें शोध समस्या का चयन तथा और उसकी परिभाषा को करते हैं। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन होगा तो बी पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। ठीक है, पहले तो हम लोग शोध समस्या लेंगे ना, निष्कर्ष तो एकदम लास्ट में आता है, तो ऐसे भी आप चुन सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, बी, सी, ए और डी। पहले हो जाएगा अवधारणा व सिद्धांत का पुनरावलोकन, ठीक है, शोध समस्या का चयन, फिर अवधारणा का अवलोकन, इस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। यानी सामाजिक अनुसंधान के चरणों के क्रम है शोध समस्या का चयन, परिभाषा, अवधारणा व सिद्धांत का पुनरावलोकन, उपकल्पना का निर्माण, निष्कर्ष और सामान्यकरण। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, वही रिपीटेड क्वेश्चन है कि सामाजिक अनुसंधान के चरणों का सही क्रम क्या है। तो सामाजिक अनुसंधान के चरणों का सही क्रम है विषय का निर्धारण, प्रकल्पना का निर्माण, तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण। ठीक है, यानी विषय निर्धारण, प्रकल्पना का निर्माण, तथ्य संकलन और तथ्य विश्लेषण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि अनुसंधान प्रक्रिया में की जाने वाली निम्न प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। जब भी कोई हम रिसर्च करते हैं तो उसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो प्रोसेस होती है उसका सही आपको क्रम सजाने के लिए बोला जा रहा है कि सबसे पहले कौन सा होगा, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। तो सबसे पहले हो जाएगा आंकड़ों का संकलन, फिर आंकड़ों का प्रक्रम, फिर आंकड़ों का विश्लेषण। ठीक है, हम आंकड़ों मतलब हो गया डाटा को हम लोग पहले क्या करते हैं, संकलन करते हैं, फिर उसे क्रम में सजाते हैं, फिर उसका क्या करते हैं हम लोग, विश्लेषण करते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 पूछा जा रहा है कि सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन के बाद क्या किया जाता है। तो सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन के बाद आपको तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है। मान लीजिए कोई हम डाटा कलेक्ट किए, जैसे अगर आपको किसी की जीवनी के बारे में ही पढ़ना है तो आप उसको फिर क्या करेंगे, उसका अलग अलग क्रम में तो सबको सजाएंगे ना, कि पहले कौन सा होगा फिर कौन सा होगा। तो तथ्यों का हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। कोई भी डाटा का कलेक्शन करने के बाद हम लोग उसको उसके ईयर के, मान लीजिए उन्होंने कौन सा काम किया, कौन सा उनका शिक्षा का क्षेत्र है, सब अलग अलग करेंगे। 7 क्वेश्चन है कि सामाजिक अनुसंधान के सामान्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य पूछा जा रहा है कि सामान्य उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक अनुसंधान के सामान्य उद्देश्य सभी हो जाएंगे, यानी समझ, भविष्यवाणी और नियंत्रण, ये तीनों ही सामाजिक अनुसंधान के सामान्य उद्देश्य माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर हम सोशल रिसर्च करते हैं तो उसके बाद उसका क्या परिणाम निकलेगा उसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि अनुसंधान चरणों का सही क्रम बताने के लिए, ठीक है, कि सामाजिक अनुसंधान का सही क्रम कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि कोई भी चीज़ को हम पहले उसको सोचते हैं। ठीक है, यानी अनुसंधान, अभिकल्प, तथ्य संकलन, तथ्य संसाधन तथा तथ्य विश्लेषण का हम लोग निर्वचन का निर्धारण करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा। हम लोग इसका डिटेल्स देखते हैं कि सर्वप्रथम जब अनुसंधान करता समस्या का चयन कर लेता है तब वो अनुसंधान अभिकल्प यानी जो रिसर्च डिज़ाइन होता है को तय करता है। तत्पश्चात उचित प्रविधि के माध्यम से तथ्य संकलन करता है, यानी डाटा का कलेक्शन करता है, उन डाटाओं को प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद डाटा का विश्लेषण करके इंटरप्रेशन करता है, यानी निर्वचन करता है। अतः अनुसंधान चरणों का जो सही क्रम है, अनुसंधान, अभिकल्प, तथ्य संकलन, तथ्य संसाधन तथा तथ्य विश्लेषण और निर्वचन। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इसका हिंदी शब्द को याद ना करके आप लोग इंग्लिश का वर्ड याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा से याद रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रयोगात्मक शोध क्या है। तो प्रयोगात्मक शोध है एक स्वतंत्र चर का कुशलता पूर्वक प्रयोग करना, स्वतंत्र चरों को छोड़कर अन्य सभी चरों को स्थिर रखना, अस्वतंत्र चर पर स्वतंत्र चरों के जोड़ तोड़ के प्रभाव का अवलोकन, या उपयुक्त सभी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगात्मक शोध में क्या होता है, एक प्रयोगात्मक समूह और दूसरा नियंत्रण समूह प्रयोगात्मक समूह के समान होते हैं।
वह चर प्रभावकारी नहीं होता है जिसका कि अध्ययन किया जाना है। जिस चर में प्रयोगकर्ता परिवर्तन या जोड़ तोड़ करता है उसे स्वतंत्र चर कहा जाता है। स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल में जोड़ तोड़ के बाद उसका प्रभाव जिस चर पर दिखता है यानी वेरिएबल, उसे आश्रित चर बोला जाता है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि स्वतंत्र और आश्रित चर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि किसी सामाजिक अध्ययन में कौन एक आवश्यक है। मान लीजिए कोई भी सामाजिक अध्ययन किया जा रहा है, उसमें आवश्यक क्या है? दिन प्रतिदिन भ्रमण, अध्ययन क्षेत्र का निर्देशन, वाटिका और बगीचे, नदी क्षेत्रों का दौरा। तो क्या हो जाएगा? अध्ययन क्षेत्र और निर्देश। सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान, मानविकी और इतिहास का समकालिक अध्ययन होता है। इसमें अध्ययन क्षेत्र और निर्देश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक सिद्धांतों के विकास के उद्देश्य से जो अनुसंधान किया जाता है उसे कहते हैं। मान लीजिए कोई भी हम लोग वैज्ञानिक सिद्धांतों का विकास का जो उद्देश्य है उसके बारे में पूछा जा रहा है अनुसंधान का, तो वो क्या हो जाएगा? आधारभूत अनुसंधान, व्यक्तिगत अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान या क्रियागत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आधारभूत अनुसंधान। ठीक है, इसके जो उद्देश्य है अनुसंधान का वो क्या हो जाएगा? आधारभूत अनुसंधान यानी बेसिक रिसर्च उसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है तो विश्वसनीयता, वैधता, पुनरावृत्तिता, सहजबोध अवलोकन। तो सहजबोध अवलोकन जो है ये वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण नहीं है, जबकि आपका जो विश्वसनीयता, वैधता तथा पुनरावृत्ति ये सब क्या है? वैज्ञानिक विधि के विशिष्ट लक्षण है। कि मान लीजिए कोई भी हम अगर साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो उसको तो वैध माना जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि कौन सी वैज्ञानिक विशेषता मुख्य रूप से समाजशास्त्र द्वारा समाज एवं मानव व्यवहारों का अध्ययन में यूज होती है। ठीक है, अध्ययन में इसको यूज टू में लाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इनमें से सभी। वैज्ञानिक विशेषता मुख्य रूप से समाजशास्त्र द्वारा समाज एवं मानव व्यवहारों को अध्ययन में होती है, यानी समाजशास्त्र द्वारा समाज एवं मानव व्यवहारों को हम लोग अवलोकन अनुरक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि कार्ल पियर्सन किस योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? जो कार्ल पियर्सन जी हैं उनको किस योगदान के लिए जाना जाता है? सहसंबंध गुणांक, साक्षात्कार प्रदर्शन, माध्य गणना या काय वर्ग। तो कार्ल पियर्सन को काय वर्ग परीक्षण जो होता है के विकास के लिए उन्हें जाना जाता है, उसके लिए वे प्रसिद्ध हैं। या आखिर ये काय वर्ग परीक्षण होती क्या है? तो इस तथ्य की जानकारी होती है कि किसी समग्र विशेष वास्तविक या अवलोकित यानी ऑब्जर्व्ड तथा एक्सपेक्टेड का जो अंतर है वो क्या हमारी आधारभूत परिकल्पनाओं के गलत होने के कारण होता है, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि कार्ल पियर्सन का जो सांख्यिकी एस्थेटिक है वो किस योगदान के लिए जाना जाता है? सहसंबंध गुणांक के लिए, रिक्रिएशन विधि के लिए, माध्य गणना के लिए, ये काय स्क्वेयर टेस्ट के लिए। तो कार्ल पियर्सन जी का जो सांख्यिकी है जो योगदान है वो किसके लिए जाना जाएगा? सहसंबंध गुणांक के लिए जाना जाता है। कार्ल पियर्सन जी ने सहसंबंध गुणांक को तभी उपयोग में लाना चाहिए जब उनके बीच रेखीय संबंध विद्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि काय स्क्वायर परीक्षण किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो काय स्क्वायर परीक्षण जो है यह दो परिवर्तों के बीच अंतर के महत्व के परीक्षण के हेतु किया जाता है। क्या किया जाता है? दो परिवर्तों के बीच अंतर के महत्व को किया जाता है, यानी दो परिवर्तों के बीच जो अंतर होता है उसके मध्य परीक्षण के हेतु किसको काय स्क्वायर गुणांक को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि सहसंबंध गुणांक का मूल्य हमेशा किनके बीच होता है? जो सहसंबंध गुणांक होता है उनका मूल्य हमेशा पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो जब दो या दो से अधिक चरों के मध्य कारण परिणाम संबंध पाया जाता है तो वहाँ पे सहसंबंध पाया जाता है, और सहसंबंध गुणांक का जो मूल्य है वो -1 और +1 के बीच होता है। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि जब दो या दो से अधिक चर होते हैं उनके मध्य कारण परिणाम अगर उसको हमको निकालना होगा तो उसका जो मूल्य हमेशा -1 और +1
के बीच होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि तार्किक सबूत के रूप में मूल शोध प्रारूप का नाम निम्न में से किसने प्रस्तावित किया है। तार्किक सबूत के रूप में मूल शोध प्रारूप का नाम निम्न में से किसने प्रस्तावित किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा J.S. मील द्वारा। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है मूल शोध प्रारूप, ठीक है, किन्होंने किया है J.S. मील ने, इस जिसमें अभी भी प्रयोगात्मक प्रक्रिया की नींव रहे यद्यपि इसमें शोधन किए गए हों। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य क्या होगा। ठीक है, मैंने मीडियंटर आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। 5, 15, 20, 10 और 15 का इस प्रकार का भी क्वेश्चन रहता है आंकड़ा का निकालने के लिए। तो इसको आपको जो माध्य है उसको निकालने के लिए बोला जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे तब समझ में आएगा कि मान लीजिए जिस आंकड़ों का माध्य हमको निकालना है उसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। एक्स मानने के बाद जो हमारा डाटा दिया गया यानी 5, 15, 20, 10 और 50 इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो आपका जो डाटा निकलेगा वो 100 निकलेगा। उसको फिर देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 5 है, उससे हम लोग उसको फिर डिवाइड करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो 20 आएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 20 हो जाएगा। यहाँ पे आंकड़ों की माध्यिका, वो माध्य था, ये माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जैसा दिया गया है 5, 7, 9, 12, 10, 8, 7, 15, 21, तो इसको आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना होगा। यानी देखिए यहाँ पे होगा कि जो टोटल नंबरों की संख्या वो 9 है, हमें क्या निकालना है, माध्यिका। तो माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो n+1/2 वह पद होता है। ठीक है, तो n+1 यानी टोटल कितने हैं, 9 है, प्लस हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, 9 विषम संख्या हो जाएगी। आंकड़ों की जो संख्या है वो क्या है, विषम है, तो 9 है। 9 को फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 उसमें ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो 9+1 क्या हो गया, 10 हो गया। 10 को डिवाइडेड बाय अगर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यानी 1, 2, 3, 4, 5 ही, तो 5 नंबर क्या हो जा रहा है, 9 आ जा रहा है। तो इसलिए जो 5वां पद होगा वो माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग को निकालना होगा। फिर माध्यिका का सही सूत्र ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है कि सही सूत्र क्या है। तो इसको आप लोग को याद रखना होगा कि जो सही सूत्र है वो है L1 + L2 - L1 बाई F, ब्रैकेट में आपका M-C है। तो L1 हो जाएगा माध्यिका वर्ग की निम्नतम सीमा, L2 हो जाएगा माध्यिका वर्ग की उच्चतम सीमा, M हो जाएगा माध्यिका, F हो जाएगा माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, और C का मतलब क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। ये सबको थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी सोशियोलॉजी में पूछे जाते हैं। जब आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पढ़ना होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दे सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैंने ये टॉपिक आज आप लोगों के पास लेकर आई हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यिका का सही सूत्र क्या है। माध्यिका हम लोग को अगर निकालना है तो माध्यिका का जो सही सूत्र है वो बोल रहा है कि कौन सा होगा। तो वो हो जाएगा आपका L1 - L2 + L1 डिवाइडेड बाई F, ब्रैकेट में M-C। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, सूत्र जो है उसे याद कर लीजिएगा। तीनों को अलग अलग करके लिख लीजिए, माध्य कैसे निकालना है, माध्यिका कैसे निकालना है, इसका सूत्र क्या है, वो सभी आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए। ओके, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये इधर L+1 होगा, ये वाला आपका A नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि प्रमाप विचलन इस प्रकार विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है, ये किसने प्रतिपादित किया है। तो ये एक प्रकार का कथन है और ये कथन दिया गया है मिल्स जी ने। उन्होंने बताया कि प्रमाप विचलन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि प्रमाप विचलन इस प्रकार विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि बहुलक निर्धारण के सूत्र Z = 3m - 2x में x क्या है। ठीक है, x पूछा जा रहा है कि क्या है। तो जब हम लोग बहुलक का निर्धारण करते हैं तो उसका जो सूत्र है Z = 3m - 2x, ये सब याद करना पड़ेगा। ये सबको आप नहीं याद करिएगा तो आपका नहीं निकलने वाला। तो इसका जो माध्यिका तथा x है वो समांतर माध्य बोला जाता है। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, समांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि उपकल्पना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
मान लीजिए कोई आप उपकल्पना मतलब हाइपोथेसिस आपको करना है, तो उसका जो सही कथन है उसके बारे में पूछा जा रहा है। शोध समस्या का संभावित उत्तर है, सिद्धांत से असंबंधित है, अनुभवजन्य परीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, स्वतंत्र जड़ों का होना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि उपकल्पना शोध विषय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न उद्देश्यों से संबंधित एवं काम चलाओ अनुमान या निष्कर्ष है। वो चिंतन जो अनुसंधान के पूर्व किया जाता है उपकल्पना के नाम से जाना जाता है। उपकल्पना शोध का संभावित उत्तर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है कि किसने ये परिभाषा दी कि एक उपकल्पना एक काम चलाओ सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच बाकी रहती है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले हम लोग को परिभाषा को समझना पड़ेगा कि उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस एक काम चलाओ सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लुंडबर्ग जी। उन्होंने उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस को एक काम चल सामान्यीकरण यानी टेंटेटिव जनरलाइजेशन माना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि उपकल्पना एक अंतरिम व्यवस्थापन है जिसकी सत्यता का परीक्षण किया जाना अभी शेष है। तो लुंडबर्ग यानी ये उन्होंने शेष की बात की है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है कि उपकल्पना एक काम चलाओ, वही रिपीटेड क्वेश्चन है कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुंडबर्ग। यानी हाइपोथेसिस जो है वो एक जनरलाइज्ड है, उसका अभी बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर आपका फिर से पूछा जा रहा है कि सामाजिक अनुसंधान की श्रेष्ठतम विधि है। श्रेष्ठ विधि किनके द्वारा माना गया है? तो अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार या अवलोकन। तो लुंडबर्ग जी के अनुसार विशिष्ट गुणों के कारण साक्षात्कार जो है वह सामाजिक अनुसंधान की श्रेष्ठतम विधि यानी टूल पर एक्सीलेंस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुंडबर्ग महोदय। आई होप आप लोगों को आज की क्लास से हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जो भी स्टूडेंट्स आज 9 नवंबर और कल 10 नवंबर धनतेरस का शुभ अवसर का जो ऑफर है पेड ग्रुप का उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें 7870421839 नंबर पे। और आपको सिर्फ 1999 रुपीज़ पेड करके आप लोग को पेड ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, जहाँ पे हम लोग सोशियोलॉजी के बेस्ट से बेस्ट नोट्स और मटेरियल को वहाँ से हम लोग लर्न करेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।